देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने जनता को परेशान कर दिया है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से भी सख्ती बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार बढ़ता कोरोना जनता के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में सख्ती तो बढ़ा दी गई है, लेकिन लापरवाही अभी भी जनता की ओर से देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग अभी भी कोरोना के नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक नहीं हो पा रहे। कोरोना वायरस के प्रति लोगों की लापरवाही खतरनाक साबित हो रही है। लगातार संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद बगैर मास्क जगह जगह पर लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी तरह का रवैया लोगों का रहा तो 1 साल पहले की स्थिति में फिर से जा सकते हैं। आज से 1 साल पहले मार्च में ही देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना की तीव्र पहली लहर से चारों तरफ मायूसी और खौफ का माहौल था। अब देश में फिर से कोरोना का खौफ दिखने लगा है। देश के हर कोने में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसका असर देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड तक में नजर आ रहा है। इसके बाद भी लोगों की बढ़ती लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। देश में हर दिन कोरोना वायरस रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 46,951 मामले दर्ज किए गए, जो कि इस साल में एक दिन में सबसे ज्यादा है। कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में 212 लोगों की मौत हो गई है। 21,180 लोग रिकवर हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केस ये संकेत देते हैं कि एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो सकता है। कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालते हैं। 15 मार्च को 26,291 मामले सामने आए, जबकि 16 मार्च को 24,492 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन तो लगातार जागरूक भी कर रहा है, मास्क भी बांटे जा रहे हैं और बार बार अपील की जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें। लेकिन ऐसे वक्त में जनता को भी समझना होगा और प्रशासन का सहयोग करना होगा। एहतियात ही एकमात्र उपाय है अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं। इसलिए सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले अब चिंता बढ़ाने लगे हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या हरियाणा सरकार नाइट कर्फ्यू लगाएगी? क्या होली समारोह में कोरोना दखल देने वाला है? बढ़ता कोरोना, फिर जिंदगी पर मंडराता खतरा। क्या इस साल भी होगा वही हाल? क्या बेबस हो जाएगी जिंदगी? देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना का खौफ फिर से बढ़ चुका है। कई देशों में तो हालात ऐसे बने हैं कि एक बार फिर लाशों के ढेर लगने लगे हैं और भारत में कोरोना की लहर शहर शहर कोहराम मचा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? क्योंकि देश में होली का त्योहार भी आने वाला है और होली के मौके पर कोरोना रंग में भंग डालेगा। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा फिर से बढ़ने लगा है और बजने लगी है खतरे की घंटी, जो हमें सावधान होने को कह रही है। सवाल उठता है कि क्या बाकी राज्यों को देखते हुए हरियाणा में भी वही हालात बनने वाले हैं जो महाराष्ट्र और पंजाब में हैं? क्या हरियाणा में लगने वाला है नाइट कर्फ्यू? क्या हरियाणा के बाशिंदों पर लगेंगी बंदिशें? क्या होली के रंग में घुलेगा कोरोना? हालात बद से बदतर बनने वाले हैं, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उसे देखकर ये साफ हो चुका है कि आने वाला वक्त बेहद खौफनाक होगा। हर पल जिंदगी पर भारी होगा। तो क्या हरियाणा में कोरोना के कहर को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगेगा? चिंता तो है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाजारों के नाते सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आखिर सब चीज़ों से महत्वपूर्ण चीज़ है सुरक्षा, और सुरक्षा के लागू करने के लिए हम जनता को कन्विंस भी करेंगे कि जान है तो जहान है। तो अगर बीमारी को रोकना है तो कुछ कठिनाइयाँ होंगी, तो सब मिलकर के उसको सर करेंगे। चुनौती महज इतनी भर नहीं है, बल्कि आने वाले दिन और भी भारी रहने वाले हैं, क्योंकि देश में होली का त्योहार नजदीक है और जब भी फेस्टिवल सीजन देश में आया है, कोरोना साथ जरूर आया है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि इस साल भी रंगों के त्योहार को कोरोना फीका कर दे। होली का कार्यक्रम, नवरात्रे आ रहे हैं, फिर बैसाखी आ रही है, इसमें बड़ी गैदरिंग ना करें। कार्यक्रम करने भी है तो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे गैदरिंग की
कम गैदरिंग के साथ कार्यक्रम करना, अलग अलग जगह कार्यक्रम करना, उस प्रकार से उत्सव बिल्कुल बंद कर दिए जाएं, इसके भी हम हक में नहीं हैं। लेकिन उसमें डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क का, बाकी चीज़ों का, इसका पालन अगर करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। भले ही हरियाणा सरकार किसी तरह की बंदिशें लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो ना चाहते हुए भी बंदिशें लगानी पड़ सकती है। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। यमुनानगर की अगर बात की जाए तो 52 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और कुल संख्या 367 हो गई है। लेकिन अभी भी कोरोना के नियमों की लोग पालना करते हुए नज़र नहीं आते हैं। मेरे पीछे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बाज़ारों में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। लोग घरों से निकलते हैं, बिना मास्क के घरों से निकलते हैं। हालांकि काफ़ी लोग जो हैं वो मास्क लगाते हैं, लेकिन अभी भी देखने में आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कहीं भी सोशल डिस्टेंस की पालना होती नज़र नहीं आती है। तो कहा जा सकता है कि शरेआम जो कोरोना के नियमों की धज्जियाँ जो हैं वो यमुनानगर में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि जो लोग हैं, लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो सख्त नज़र आ रहा है। जगह जगह जो है पुलिस द्वारा चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाह नज़र आ रहे हैं और लोगों की ये लापरवाही कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पर जरूर भारी पड़ सकती है। WHO ने चेतावनी दी थी, अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो कोरोना दोबारा से रीअटैक करेगा। वही हुआ। हरियाणा समेत तमाम प्रदेशों के हालात ऐसे हैं। पानीपत में जो आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की मुस्तैदी के चलते 2 पर पहुंच गया था, कोरोना काबू पर था, लेकिन फिर से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो ऊपर जा रहे हैं। रोजाना 40, 30, 35 केसेस जा रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ये मजदूर एरिया है, हालांकि कुछ मजदूरों ने मास्क की जगह पर कपड़ा लगाया, लेकिन आप पीछे एक बार दिखाए, यहाँ पर जो मजदूर है बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। पूछने की कोशिश हम इन लोगों से करेंगे। चलिए सबसे पहले आप ही से पूछते हैं। अच्छा, दोबारा आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते मास्क? इस्तेमाल करते हैं, मगर जो है ना कि जो जब ये बोला जो है आप ख़त्म है, तो इसी द्वारा जो है जो सोच के जो हम बताए थे कि आप तो जो है जो रेलवे भी जो है चालू होगा, और इसके बाद जो सबको सुविधा मिल जाएगा। किसने बोला आपको कि कोरोना खत्म हो गया? पहले भी जो है जो बोला था कि जो है जो सरकार ने जो है जो से कोरोना अब जो खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है? हाँ, सरकार ने बोला। हाँ। तो देखिए, लोगों के मन में ये है, क्योंकि वैक्सीन आ गई थी, इनको लगा कि कोरोना खत्म है। सर, दोबारा आंकड़े बढ़ने लगे हैं, आप लोग क्यों नहीं लगाते? गमछा लगा सकते हो, मास्क लगा? नहीं सर, इसलिए नहीं लगाते हैं। जैसे कोई मिट्टी चढ़वाता ऊपर, रेता रुकता, अभी तो कोई काम नहीं, अभी सांस चढ़ जाता है। अभी तो कोई काम नहीं कर रहे हो ना आप? नहीं, अभी तो काम नहीं करते, अभी तो वैसे लगाते हैं। अभी दिक्कत लगाना चाहिए था ना। जी सर। तो लापरवाही मानते हो, उसके बाद भी आप नहीं लगा रहे हो? अब ध्यान रखेंगे सर। क्या रखोगे, क्या लगाओगे? मास्क लगा कर रखेंगे। मास्क लगा के रखो, पक्का। डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, डर तो लगता है। लगता है। तो चलिए, इन्होंने ये तो माना कि मास्क लगाएंगे, डर लगता है। यहाँ पर चलिए इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, दोबारा फिर से आंकड़े बढ़ने लगे कोरोना के, आप मास्क या गमछा क्यों नहीं लगाते? हमारा कोई बीमारी नहीं, मास्क तो जब लगाएंगे। मतलब जिसको बीमारी है वो मास्क लगाएगा। वैसे फैलने का कोई डर नहीं आपस में किसी से? कुछ पता नहीं भाई, किसी का बता तो रहे भाई बीमारी फैल रही है। अच्छा, तो मास्क हम भी लगा लेंगे। आपको डर लगता है? कुछ नहीं लगता? लगता क्यों नहीं? तो फिर आप तो गमछा भी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई मास्क नहीं, कुछ भी नहीं। अब क्या लगाए? नहीं लगाएंगे? लगा लेंगे भाई। तो घर पे भी जाते हो, बच्चे भी है, तमाम चीज़ें हैं, उनको तो उनका ख्याल तो रख सकते हो ना आप, कि आपकी वजह से आपके परिवार को लग सकता है। ठीक बात है, जो अभी ध्यान करेंगे। तो लोग मान रहे हैं कि लापरवाही बरती जा रही है। इन्होंने ये भी कहा कि आगे ध्यान रखेंगे, लेकिन जल्द ही हमें इस और कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दोबारा कोरोना ने अटैक किया है और जिस प्रकार से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उससे तो ये साबित होता है कि जो हालात 2020 में थे वो हालात 2021 में होने वाले हैं। जिस प्रकार से कोरोना जो लगातार है वो बढ़ता जा रहा है, हरियाणा की हम बात करें तो हज़ारों की तादाद में ऐसे कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, जो भी बिना मास्क और जो ज़्यादा उसमें अगर गाड़ी के अंदर कोई
लोग ज़्यादा बैठे हैं तो उनके जो चालान है वो काटे जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि रोड पर जो है पुलिस ने अपनी जो गश्त है वो बढ़ा दी है, चालान काटने शुरू कर दिए हैं। जो भी बिना मास्क के कोई भी है तो वहाँ उनका जो है मौके पर ही चालान काट दिया जाता है। और पुलिस के डर से एक जो लोग हैं वो काफ़ी दूर दूर तक जो अपने वाहन है वो लेकर खड़े हैं। हमारे साथ पुलिस अफसर हैं, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार की जो कोरोना के प्रति जो उनकी जो चालान काटने का जो कार्यक्रम चल रहा है। बताइए, कोरोना को लेकर आप चालान काट रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका करना पड़ता है ना। कोरोना उनको बताते भी हैं भाई आप है ना, कोरोना पूरे दुनिया में खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए आपको मास्क भी लगाना चाहिए और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। हम उनको गाइडलाइन कर रहे हैं, वो माने ना माने वो उनकी मर्जी, हम बताते हैं उनको, वो पालना करे ना करे। तो क्या आप सख्ती से पालना करवाने का प्रयास करें पुलिस के माध्यम से? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। देखो जी, जितना जायज़ होता है उतना कर रहे हैं हम, जितना पॉसिबल है उतना कर रहे हैं। अब हम ज़्यादा किसी पे वो नहीं, जिसका नहीं है उसका चालान भी कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा प्रेशर करने से फिर लोग क्या हम मर जाएंगे, वो कर लेंगे, इस तरह की शिकायतें करते हैं। क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं हर हालत में। उस चीज़ का क्या हल हो सकता है जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि मास्क नहीं लगाएंगे और हम जो है मर जाएंगे, ऐसे आप कह रहे हैं? जैसे नहीं, तो वो कहते हैं तो हम तो हमारे हिसाब से देखो, जिसका मास्क नहीं है चालान कर सकते हैं, हम तो इतना ही कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेस तो हम कर नहीं सकते, चालान ही कर सकते हैं, चालान हम करने लग रहे हैं। क्या लगता है कि लोग अब जो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी कहीं ना कहीं पालना जरूर कर रहे हैं लोग? और पालना बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर पालना करने लग जाए तो ये बीमारी फैलने का भय नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होएगी। लेकिन ये पालना कम कर रहे हैं लोग, परवाह नहीं कर रहे भाई, इनको पता नहीं है भाई तुम तो अभी तो ठीक हो, आगे ठीक रहोगे। अब लोगों को देख के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन ये परवाह नहीं कर रहे उस चीज़ का। देखिए, साफ तौर पर जो है पुलिस प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर अपनी सख्ती है वो बरत दी है और लगातार चालान काटे जा रहे हैं। इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा चर्चा चुनाव और किसान की है। हरियाणा के कृषि मंत्री इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय रखते नजर आए। दरअसल भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्या सुनते समय कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार की प्रशंसा भी की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान सबसे पहले किसान आंदोलन पर जेपी दलाल ने सवाल उठाए और कहा कि ये आंदोलन डर दिखाकर शुरू किया गया था। डर दिखाया कि मंडी और एमएसपी बंद होंगी और जमीनें चली जाएंगी, पर हरियाणा में मंडी भी है और खरीद एमएसपी से ज्यादा दामों पर हो रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को राजनीति से दूर रखने की बात कही गई थी, लेकिन अब कांग्रेस किसान पंचायत कर रही है और कुछ नेता दूसरे प्रदेशों में बीजेपी को हराने के लिए प्रचार कर रहे हैं। जेपी दलाल ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा ही जीतेगी। किसान पंचायत के नाम से जगह जगह कांग्रेसी नेता अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के नाम से लोग इकट्ठे नहीं होते, लेकिन किसानों को गुमराह करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस लेके आई, उसमें सब उसकी हार हुई बुरी तरह से। अब ये कहते हैं कि बंगाल में, आसाम में है, भाजपा को हराने के लिए कुछ किसान नेता लगे हुए हैं। तो दोनों बात सही नहीं हो सकती कि गैर राजनीतिक भी कहते हो, एक तरफ कहते हो कि भाजपा को हराना है, तो पहले इनको अपनी मंशा क्लियर करनी चाहिए। वहीं जेपी दलाल किसानों को लेकर बड़ा दावा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी किसानों को केंद्र की तर्ज पर 6-6 हजार रुपए देने वाली है, जिससे किसानों की बीमा और अन्य किस्तें सरकार भरेगी। हम 5 एकड़ से जो छोटे किसान हैं, हम हरियाणा सरकार भी जो भारत सरकार 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है, इसी तरह हम भी 6,000 रुपये देंगे। और ऐसे किसान हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसमें जो उनकी बीमा का योजना का है और तरह तरह की योजनाएं का है, वो पैसा सरकार भरेगी। जल दिवस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस साल अभूतपूर्व जल का संकट होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली है और जल बचाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वो किसान से लेकर चुनाव तक कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। फिलहाल अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से भी मिला था। डॉक्टर बनवारी लाल ने उन्हें जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन दिया था,
लेकिन एम संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक इस पर काम शुरू नहीं होता तब तक उनका धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन जारी रहेगा। इन दिनों रेवाड़ी में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 11 स्थित पाली फाटक पर अंडरपास निर्माण की मांग जोरों पर है, जिसके चलते अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन और क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। धरने पर बैठे ग्रामीणों को 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक अंडरपास निर्माण की दिशा में कोई काम शुरू नहीं हुआ। इस दौरान संघर्ष समिति ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से मुलाकात कर जल्द काम शुरू करने की मांग की। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। मंत्री जी से मिलकर आए हैं, इनको बहुत अच्छे कड़े शब्दों में हमने सब कुछ बता दिया है कि हमारा ये अंडरपास का कार्यक्रम जल्दी जल्दी करवाओ, है नी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैंने सब कुछ करवा दिया है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं थे। आप वहाँ खुद जाओगे तब औरतें और हम संतुष्ट हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के पास गए थे, उन्होंने 15 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल गया था। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं आपका काम जो है ये 100% पर चल रहा है, और जैसे ही ये आपके 8 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, ये 8 लाख रुपए की जो टीम है उसको मैं जल्दी भेजने की कल मैं डीसी साहब को बताऊंगा, और मैं कल वहाँ चंडीगढ़ भी जाऊंगा, वहाँ भी बताऊंगा। और आपको पक्का मैं आश्वासन दिला रहा हूँ कि आपका ये काम होगा। आपका एम्स का भी काम हो गया और ये भी आपका काम होते रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि अब फसल कटाई का वक्त है, लेकिन मजबूरन उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे बन रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस हाईवे पर अंडरपास नहीं बनने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी होगी इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं है। चलिए अंडरपास, हमने कुछ नहीं चाहिए और नहीं हटाएंगे। अंडरपास नहीं बनेगा तो बुराएगा, हमारी खेती बर्बाद बिल्कुल हो जाएगी, पर हम नहीं हटाएंगे। 2 महीना होगा धरना पेक्षा में। पटवारी ने कहा है कि हम अंडरपास बनवा देंगे, पंजी तो आवन को मेरे टेम को ना। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे नंबर 11 स्थित पाली फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पाली फाटक पर अंडरपास का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन और क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेंगे। करनाल में कॉलोनाइजर ने खुदकुशी करने की कोशिश की और वहीं फेसबुक पर वीडियो डालकर डीटीपी के खिलाफ 27 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं कॉलोनाइजर ने एक नोट भी छोड़ा जिसमें 5 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो करनाल के एक कॉलोनाइजर का है, जिसने बड़े बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की है। दरअसल करनाल में पिछले कई दिनों से डीटीपी विक्रम कुमार अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला रहे थे, लेकिन उन कॉलोनियों में प्लाट्स की रजिस्ट्रियां भी थी, बिजली पानी के कनेक्शन भी थे। अब इस कार्रवाई के बाद कॉलोनाइजर प्रवीण कुमार ने आत्महत्या की कोशिश की। एक पेपर पर कुछ लोगों के नाम लिखे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। वहीं एक नाम करनाल के बड़े अधिकारी डीटीपी विक्रम कुमार का भी है। वहीं प्रवीण कुमार ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और डीटीपी पर 27 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाए कि वो अभी और पैसे भी मांग रहा था। जो डीडीपी है, डीडीपी के साथ उनके साथ तालमेल हो चुकी थी। उन्होंने बहुत पैसा उसको 3 लाख रुपए करके ऐसे उसको पर उसमें प्लाट में दिया था कि उन्होंने पैसा इतना 27 लाख रुपया उसको दिया, और उसके बाद उनकी भूख नहीं मिटी, वो और ज्यादा पैसा मांगना चाहते थे। हमारे प्रवीण जी ने दिया। अच्छा। और उसके बाद उनकी भूख नहीं मिटी, वो कहना चाहते थे और पैसा हमारे को चाहिए, नहीं तो हम पंजा चला देंगे। उन्होंने फिर उसके बाद पंजा चला दिया और सारे रोड वोड तोड़ दी। आरोप है कि 27 लाख रिश्वत लेने के बाद डीटीपी विक्रम कुमार लगातार और पैसों की डिमांड कर रहा था, और जब प्रवीण पैसे नहीं दे पाया तो फिर कॉलोनी में बने घर गिरा दिए गए। इसी से तंग होकर प्रवीण ने सुसाइड की कोशिश की और उससे पहले वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया।
मैंने आकर्षण जी को बोला था कि बाद में तो ये कह देंगे कि शायद ये जानबूझ के डीटीपी के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा आकर्षण जी खुद आप जाके बयान लो, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने कहा जी 27 लाख रुपये मैं उनको घी के डिब्बे में डाल के दे के आता था, ऊपर उनकी रसोई में दे के आता था, रसोई तक पहुंचा के आता था। पर उन्होंने कहा कि और मेरे से पैसे मांग रहा था। मैंने बोल दिया था कि जब मैंने कॉलोनी काटी है, आपने मकान तोड़ दिए, लोग मेरे को पैसे नहीं दे रहे, जबकि आपकी हमारी बात ये हुई थी कि आप मकान नहीं तोड़ेंगे। अगर आपने मकान तोड़ दिए, एक तो जिनसे मैंने ज़मीन खरीदी थी उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए, और जिनसे मैंने प्लाट बेचे थे, जिनसे मैंने आगे पैसे लेने थे, वो तोड़ने के कारण वो मेरे को पैसे नहीं दे पाए। तो बकाया पैसे मैं आपके से कहाँ से दूँ? सर, जो अभी पेशेंट आया है उसका नाम परवीन है। उन्होंने फिनाइल इंजेक्शन अभी पॉइजनिंग ली हुई है। उस चीज़ के लिए जो अभी ज़रूरी इलाज के लिए चलना चाहिए था, हमने ट्रीटमेंट चला दी है। उसके अलावा जो हमने टेस्ट भेजने थे वो भी भेज दिए हैं। पुलिस को भी हमने सूचित कर दिया है। पुलिस की टीम भी बाहर मौके पे अभी है। जो आगे की कार्रवाई होगी 24 से 48 घंटे के बाद उनकी जो आगे की रिपोर्ट रहेंगी वो आप लोगों को हमसे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्रवीण के होश में आने के बाद उसके बयान भी लिए जाएंगे। पुलिस उन वीडियो को देख रही है जो प्रवीण ने सुसाइड की कोशिश से पहले फेसबुक पर डाले थे। फिलहाल एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आने के बाद मामला काफी गरमाया हुआ है। हरियाणा में अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरेआम आरोपी हत्या करके फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सिरसा के गांव रूपाना में देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। देर रात दो भाई अपने खेत में पानी लगाने जाते हैं। इस दौरान चाचा के लड़के को भूख लग जाती है तो वो खाना खाने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वापस लौटता है तो उसे भाई सतबीर का शव मिलता है। शव पर कई चोटों के निशान पाए गए। आखिर क्या हुआ था सतबीर के साथ, ये कोई नहीं जानता। पानी लगाने लग रहा सतबीर और सतबीर गए चाचो लड़को, और दोनों सतबीर के चाचा के लड़के की डाणी है खेत में, और 1 किलो दूर पानी लगाने लग रहा डाणी में। बाद में मैंने एक ने भूख लगी, रोटी खाना आ गयो, जो जयकर नाम हो चाचो लड़को सतबीर गए, वो रोटी खाना आ गयो, पीछे उकने में मेरे वार कर दियो। बेन आवाज लगाई सतबीर, जब बाज गए वो डाणी में गए हुए आगे जाए देखो जमीन नाड़ कटी पड़ी है। पुलिस अभी तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। सतबीर की हत्या किसने की और क्यों की, इसके कारण अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। मुकदमा दर्ज किया हुआ है 302 का और कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पोस्टमार्टम कराने कितने लोगों पर अज्ञात व्यक्तियों के अज्ञात व्यक्ति। सतबीर की अचानक हुई हत्या के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि सतबीर की किसी के साथ रंजिश नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक चलते हुए ट्राले में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। दिखाई दे रही तस्वीरें दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर के पास की है, जहां पर अचानक एक चलती ट्राली में आग लग गई। आग लगते ही हाईवे पर चल रहे वाहन चालकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान ट्राला पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पुलिस का कहना है कि इस दौरान चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इसके साथ ही आग लगने की वजह हाईवे की सर्विस लाइन से गुजर रही बिजली की टूटी तारों में चिंगारी भड़कना बताई गई। ये शायद बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट होते उसमें आग लगी है। इसमें ट्रक था 22 टायर वाला जी, RJ 32 GC 4161, उसमें आग लगी। ड्राइवर भाग गया, किसी की जान का नुकसान नहीं है, केवल आग लगी। बताया जा रहा है कि ट्राली में एक तेल का ड्रम रखा हुआ था और जब चिंगारी ड्रम पर पड़ी तो आग भड़क गई और देखते ही देखते ट्राला आग का गोला बन गया। आग की सूचना मिलने के बाद राजस्थान, रेवाड़ी और बावल से पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन हाईवे पर इस तरह की बिजली की लटकती तारें हादसों को न्योता दे रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस हादसे के बाद क्या सबक लेता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।